Good morning dear students. You welcome again in this class. पिछले क्लास में हमने ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया और इसके नामकरण पर भी हमने चर्चा की। इसका सर्वप्रथम नाम राजनीति था। राजनीति के नाम के पक्ष में और इसके विपक्ष के हमने तर्क देखे। अब इसका जो दूसरा नाम बाद में रखा गया वो राजनीतिक दर्शन था। राजनीतिक दर्शन क्योंकि दर्शन में एक सर्व कल्याण का भाव या सोच निहित है और राजनीति विज्ञान का लक्ष्य भी व्यक्ति को अच्छे से अच्छा जीवन उपलब्ध करवाना है। तो कहीं न कहीं दोनों विषयों की एक सी नेचर नज़र आती है। राजनीति दर्शन शब्द इसके लिए इसलिए भी उपयुक्त रहा क्योंकि इसकी प्रकृति जो है सैद्धांतिक प्रकृति है और दर्शन शास्त्र में भी व्यवहारिकता के पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, अपितु केवल सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे राजनीतिक दर्शन नाम क्यों रखा गया, इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं। इस विषय की प्रकृति सैद्धांतिक है और राजनीतिक दर्शन भी सैद्धांतिक प्रवृत्ति को लेकर चलता है। राजनीति विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, राज्य के उद्देश्य, इसके विकास का स्वरूप जो रहा है, प्रभुसत्ता, नागरिकता, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसी चीज़ों का सैद्धांतिक तरीके से अध्ययन करता है। इसी तरह दूसरा तर्क इसमें दिया जाता है राज्य का अध्ययन दर्शन शास्त्र का ही अंग, क्योंकि राजनीति विज्ञान में अनेक ऐसी अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है जो बेसिकली राजनीतिक दर्शन की अवधारणाएं कही जा सकती हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, कानून आदि। इसलिए राजनीतिक दर्शन शब्द इसके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। तीसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है विषय को शास्त्रीय एकता प्रदान करना। राजनीतिक दर्शन दुनिया के विभिन्न राज्यों का व्यवहारिक अध्ययन नहीं करता, अपितु वास्तविक राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में एक आदर्श राज्य का सैद्धांतिक अध्ययन करता है। इसलिए इसका नामकरण राजनीतिक दर्शन हमें उपयुक्त प्रतीत होता है। और राजनीतिक दर्शन शब्द एक प्रतिष्ठित शब्द है, गरिमापूर्ण सम्मानजनक शब्द है। इसके पक्ष में एक ये भी तर्क दिया जाता है। लेकिन फिर भी इस नामकरण में भी कई ऐसी कमी खामियां हमें नज़र आती है। जैसे नंबर 1, इस नामकरण पर जो आपत्तियां अभिव्यक्त की गई हैं विचारकों के द्वारा, विषय का अधूरा ज्ञान, क्योंकि राजनीतिक दर्शन से हमें सैद्धांतिक ज्ञान का ही आभास होता है और इसके व्यवहारिक ज्ञान का इसमें तत्व समावेश नहीं है। तो एक पक्ष यदि इसमें समाहित नहीं है तो राजनीतिक दर्शन से हमें राजनीति विज्ञान का समग्र विषय वस्तु नहीं समझ में आता। दूसरा इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है निश्चितता का अभाव, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है उसमें कई चीज़ें अनुमान और कल्पना पर आधारित होती है, उनमें निश्चितता कभी नहीं होती। निश्चितता हमेशा निश्चित फैक्ट्स के आधार पर आई जाती है, जबकि इसमें प्रामाणिकता और निश्चितता का हमेशा अभाव रहता है। शब्द विषय की प्रकृति के अनुरूप भी नहीं है, क्योंकि राजनीति दर्शन केवल एक कला के रूप में आता है, कला के रूप में इसे समझा जा सकता है, जबकि राजनीति विज्ञान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक कलात्मक दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से अपना जो विषय वस्तु है वो बनाए हुए हैं, या इसमें दोनों ही प्रवृत्तियां हमें नजर आती हैं। और अवास्तविक धारणाओं संबंधी, क्योंकि इसमें दर्शन में काल्पनिकता का पुट अधिक होता है, तो ये विषय राजनीतिक दर्शन के नाम के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसका नाम राजनीतिक दर्शन भी बाद में नहीं रह पाया। कुछ इसके नाम के लिए राजनीतिक सिद्धांत पर भी विचार किया जाता है, लेकिन चर्चित विषय जैसे हम इसे राजनीतिक सिद्धांत कह देते हैं और कई सारे इसमें सिद्धांतों का अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन ये विषय भी इसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में केवल सिद्धांत शब्द पर ही जोर दिया जाता है, तो ये विषय भी इतने बड़े विषय के लिए ये नाम भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।
फिर अल्टीमेटली इसका जो नाम है राजनीति विज्ञान नाम रखा गया। और इस नाम के जो समर्थक हैं वो है गॉडविन, मैरी वोल्स, टोनेक्राफ्ट, विको ह्यूम, सीले, सिजविक, ब्राइस, बर्गेस, विलोबी, गैटिल, गार्नर और गिलक्राइस्ट। 1948 में यूनेस्को ने जो इसे नाम दिया वो भी राजनीति विज्ञान था और इसका सिलेबस यूनेस्को के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं कि ये विषय की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है और ये विषय दोनों ही पक्षों के अनुरूप राजनीति विज्ञान नाम में उपयुक्त प्रतीत होता है। विषय में वैज्ञानिक तत्व, वैज्ञानिकता का जो मेन आधार है किसी भी कारण घटना के कारण और परिणामों में सीधा संबंध स्थापित करना। राजनीति विज्ञान में भी बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं जिनके बारे में हम सीधे कारणों का अध्ययन कर पाते हैं और कारण और परिणामों का संबंध भी हम निश्चित कर पाते हैं। और भी इसमें आजकल अवलोकन साक्षात्कार जैसी वैज्ञानिक प्रविधियों पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस विषय में वैज्ञानिकता के तत्व हैं। राजनीति विज्ञान में बहुत सारे विषयों के बारे में भविष्य कथन भी किया जा सकता है। और इसी तरह इसमें एक तीसरा जो पक्ष राजनीति विज्ञान के संदर्भ में रखा जाता है इस नामकरण के संदर्भ में वो है राजनीति विज्ञान शब्द एक प्रतिष्ठित शब्द है, गरिमापूर्ण शब्द है। हालांकि ये नाम अभी तक चला आ रहा है लेकिन इस नाम में भी कई प्रकार की आपत्तियां हैं। जैसे चर्चित विषय विज्ञान नहीं है। जैसे बर्क ने एक कोटेशन दिया था कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते उसी प्रकार राजनीति को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। और इस विषय में कलात्मक पक्ष भी है। राजनीति विज्ञान मानव के जीवन व्यक्तित्व को संवारने का काम करता है। राजनीति विज्ञान मानव जीवन के उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं इसको देकर एक अच्छे जीवन अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। तो वो इसका कलात्मक पक्ष इस राजनीतिक विज्ञान में नजर नहीं आता। अंततः हमारे विषय के लिए राजनीतिक शब्द ही हमें सर्वाधिक उचित और मान्य प्रतीत होता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में कलात्मक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष इसमें आ जाते हैं और ये अभी तक नाम चला आ रहा है। ये इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे राजनीति शास्त्र की प्रकृति कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। राजनीति विज्ञान कुछ विचारक जो इसे संपूर्ण विज्ञान, कुछ इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और कुछ विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं विज्ञान छोड़ के ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। जैसे मेटलैंड का एक कोटेशन है, वो कहता है कि मैं जब भी राजनीति शास्त्र के किसी प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों से कोई आपत्ति नहीं होती लेकिन मुझे शीर्षक से बहुत आपत्ति होती है। इसका मतलब है इसका विषय वस्तु ठीक है लेकिन इसका जो टाइटल है राजनीति विज्ञान उससे बहुत से थिंकर सहमत नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है इसकी जैसे प्रोफेसर गार्नर ने एक डेफिनेशन दी है कि विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा हुई हो तथा जिसके तथ्यों का परस्पर उचित संबंध स्थापित करके क्रमबद्ध और वर्गीकरण किया गया हो। इसी तरह एक डेफिनेशन चैम्बर्स ऑफ डिक्शनरी के अनुसार दी गई है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। विज्ञान की यदि विशेषताएं देखी जाएं तो विज्ञान की विशेषताएं हैं कि ये प्रयोगात्मक और पर्यवेक्षणात्मक प्रविधियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। विधि और तर्क के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और इसके सिद्धांत निश्चित और हमेशा के लिए अटल होते हैं। तो इन वैज्ञानिकता की निम्न तत्व विशेषताओं का अध्ययन करके अब हम देखते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो इसे विज्ञान समझने वाले जो समर्थक हैं वो हैं अरस्तु, बोदा, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिजविक, लॉर्ड ब्राइस, गार्नर, लेवियर्स, ब्लंट्सली, जेलिनेक आदि। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा है
और इसके पक्ष में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। जैसे नंबर 1 है राजनीति शास्त्र का प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन। इसके पक्ष में ये विद्वान पहला तर्क ये देते हैं कि राजनीति शास्त्र में ये जो पर्यवेक्षण और प्रयोगात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में जो भी कानून बनता है वो पूरा समाज इसकी एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में किसी कानून को एक छोटे लेवल पर लागू करके देखा जाता है। यदि उसके इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव आते हैं तो उस कानून को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो राजनीति शास्त्र में विज्ञान की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अंतर इतना है कि इसकी विषय वस्तु है वो चलायमान है, लेकिन फिर भी मानव के व्यवहार को निश्चित परिस्थितियों में निश्चित परिणाम देते हुए देखा गया है। इसी तरह राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण विधि संभव है। किसी भी चीज़ का निश्चित स्थान पर जाकर अवलोकन किया जा सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सकता है, उसके आधार पर किसी घटना के कारण और परिणामों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तीसरा तत्व इसके पक्ष में जो दिया जाता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। राजनीति विज्ञान की अपनी विषय वस्तु है जो एक सिस्टमेटिक और अरेंज्ड तरीके से रखी है। किसी भी विषय की सर्वोच्चता के लिए या वैज्ञानिकता के लिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है, और राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस इसके पास अपना है, किसी से लिया हुआ नहीं बल्कि अपना इसका मौलिक सिलेबस है। इस आधार पर इसे विज्ञान माना जा सकता है। सर्वमान्य सत्य एवं सिद्धांत, जिस तरह से भौतिक शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जैसे H2O पानी बनता है, वैसे इसमें भी होता है कि यदि आर्थिक असंतोष होगा तो लोग शासन के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे या क्रांति होगी। तो जिस तरह से अटल सत्य उसमें है, इसी तरह के निश्चित सिद्धांत राजनीति शास्त्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन कई बार चूंकि मानव व्यवहार किन्हीं परिस्थितियों में विचलित भी हो सकता है, कभी कभार ये भविष्य कथन या सिद्धांत सही भी प्रतीत नहीं होते, लेकिन फिर भी अधिकांशतः इसके सिद्धांत निश्चित हैं जो अब तक यूनानी नगर राज्यों से लेकर अब तक वो चले आ रहे हैं। कार्य कारण में पारस्परिक संबंध की स्थापना। राजनीति विज्ञान में भी सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हम सीधा कारण और उसके परिणामों के बारे में जान सकते हैं। जो सरकार अच्छी होगी उसके बारे में हमें पहले पता होता है कि ये चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है, मतदाताओं में इस सरकार के प्रति किस प्रकार का रवैया है। इसी तरह अध्ययन सामग्री की प्रकृति में उचित स्थायित्व, एकरूपता। इसकी अध्ययन सामग्री में उचित स्थायित्व, इसकी जो विषय वस्तु है वो स्थायी है, वो किसी से ली हुई नहीं है, और उसमें एक रूपता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। भविष्यवाणी की क्षमता, जिस तरह से वैज्ञानिक विषयों में, प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणी की संभावना होती है, राजनीति विज्ञान में भी मानवीय व्यवहार, राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। और विषय सत्यापन मापन, हालांकि मानवीय व्यवहार को किसी यंत्र द्वारा नहीं मापा जा सकता, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि निश्चित परिस्थितियों में मानव व्यवहार निश्चित तरीके से ही एक्ट करता है। तो राजनीतिक विज्ञान के जो विषय हैं उनका पुनः सत्यापन, कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में उसके परिणाम विपरीत भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीमा तक मानवीय व्यवहार का मापन और सत्यापन भी संभव है। वैज्ञानिक पद्धतियों का इसमें प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अपनाया जा रहा है। वृहत अर्थ में विज्ञान, यदि इसे भौतिक शास्त्र की तरह समझा जाए तो एक विज्ञान नहीं है, लेकिन इसे एक मौसम विज्ञान की तरह समझा जाए तो एक ही विज्ञान हो सकता है। मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियाँ कई बार सही साबित नहीं होती, लेकिन फिर भी मौसम विज्ञान को विज्ञान ही कहा जाता है। इसी तरह एक ये आदर्श विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान इसे हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने एक सिस्टमेटिक सिलेबस और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग में लेने के कारण ये विषय राजनीति विज्ञान है। दूसरे जो इसके कुछ समर्थक हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। मैटलैंड का मैंने एक शीर्षक वो बताया था कि उसे किसी भी प्रश्न पत्र के प्रश्नों से आपत्ति नहीं, लेकिन शीर्षक से है, अर्थात इस विषय के नामकरण से शायद उनको आपत्ति हो। इसी तरह बकल ने भी जैसे कहा था कि ये विषय विज्ञान होना तो दूर, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है।
तो राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान नहीं मानते वो विद्वान है बकल, काम्टे, बर्क, मैटलैंड। और ये अपने विषय के जो तर्क देते हैं वो इस प्रकार हैं: वैज्ञानिक विधियां संभव नहीं। जैसे लॉर्ड ब्राइस ने एक इसमें कोटेशन देके बताया है कि भौतिक शास्त्र में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग होता है, परंतु राजनीति विज्ञान में उसी प्रकार की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, जैसे किसी व्यक्ति को दोबारा नदी में नहीं डुबोया जा सकता। इसी तरह दूसरा इसका जो पॉइंट दिया है, अचूक माप की कमी, क्योंकि मानवीय व्यवहार को निश्चित सांचे में नहीं ढाला जा सकता और वो परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तो मानवीय व्यवहार में अचूक माप नहीं हो सकती। मतैक्य का अभाव, जैसा जेलिनेक ने कहा कि इसे एक अच्छी शब्दावली की बहुत अधिक आवश्यकता है, और वैसे भी सामाजिक शास्त्रों में इन विषयों में जितने विद्वान हैं उतने ही किसी भी विषय की परिभाषाएं, उतने ही इसमें सिद्धांत हो जाते हैं। कई बार कार्य और कारण में भी निश्चित संबंधों का स्थापित कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मानवीय व्यवहार के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छी सरकार उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है, और कई बार व्यक्ति अन्य किन्हीं तत्वों से प्रभावित होकर बहुत अच्छे शासन को भी उखाड़ देते हैं। तो ये सामान्य सिद्धांत भी इसमें अचूक सिद्धांत नहीं है। इसके जो सिद्धांत है वो कई बार फेल होते नजर आते हैं। और यदि सामान्य सिद्धांत और कार्य कारण में निश्चित संबंध नहीं है तो भविष्यवाणी की क्षमता का तो स्वाभाविक रूप से अभाव हो जाएगा। और अध्ययन सामग्री की प्रकृति में भी अंतर है, क्योंकि इसकी अध्ययन वस्तु या विषय सामग्री मानव है, और मानव का व्यवहार चंचल है, गतिशील है, उसे किसी निश्चित सांचे में डालकर हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इसी तरह ग्राम वालास ने जैसे एक ये कोटेशन दिया कि 20 पीढ़ियों की शिक्षा और पालन पोषण के बाद भी दो मनुष्यों को पर्याप्त रूप से इतना समान नहीं बनाया जा सकता कि निश्चित रूप से ये कहा जा सके कि वे समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेंगे। क्योंकि इसका सीधा सा एक उदाहरण है, एक परिवार में यदि 2 या 3 बहन भाई हैं, उनका आचरण एक जैसा नहीं है, जबकि वो एक जैसी परिस्थितियों में उनका पालन पोषण हो रहा है। और वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष मूल्य का अध्ययन, राजनीति शास्त्र विषय में जो भी अध्ययन किए जाते हैं, अध्येता अपने खुद के मूल्यों को उससे अलग नहीं रख पाता, और यदि खुद के मूल्य उसमें शामिल होंगे तो सही निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर नहीं आता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान एक कला भी है, क्योंकि इसका लक्ष्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, और ये कलाई है जो व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन जीना सिखाती है। विलियम एस लिंगर ने जैसे कहा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला एक विज्ञान पर भी आधारित हो सकती है। ब्लैंसली ने कहा है राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है, इसका काम राज्य संबंधों में व्यवहारिक पथ प्रदर्शन करना है। इसी तरह फ्रेडरिक पोलक ने भी कहा है राजनीति का विभाजन करते हुए जिसके व्यवहारिक राजनीति कहा जाता है उसका संबंध कला से ही अधिक है। तो राजनीति विज्ञान एक कला भी है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये विषय, इसका कलात्मक दृष्टिकोण होते हुए भी ये विषय राजनीति विज्ञान है। इसमें वैज्ञानिकता के तत्व पाए जाते हैं, और इसीलिए ये अभी तक इसका नाम और प्रकृति निश्चित रूप में अपने आप को प्रासंगिक बना चुकी है। तो नेक्स्ट बाकी जो है ये हमारा पहला जो चैप्टर है, पहले यूनिट का पहला चैप्टर, नाम, अर्थ, परिभाषा, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी जो पर्सपेक्टिव है, वो चैप्टर हमारा आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे।